हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट काउंसलर। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, बहुत लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, देखे होंगे, कुछ वीडियोज भी देखा होगा कि नीट यूजी 2025 के बारे में कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे वीडियोज है, फोटोज है, बहुत जगह है, आप लोगों ने चीजों को देखा होगा, लेकिन आपको पूरा डिटेल्स जो है हम इस वीडियोज में बनाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कहीं देखे होंगे, छूट गई होगी या जो भी चीजें, ये आप वीडियो हमारा लास्ट तक देखिए, पूरा ब्रीफिंग से आपको नीट यूजी 2025 के बारे में एक एक चीजें हम स्टार्टिंग से बताएंगे कि मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ, गया कहाँ, खत्म जाके कहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मामला जो स्टार्ट हुआ था, आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत का शिक्षा विभाग जो है, जिसके उस वक्त उस टाइम में धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो उन्होंने 22 जून 2024 को एक जो है कमेटी बनाई थी। ठीक है, उस समय जब आफ्टर लीक ऑफ नीट एंड यूजीसी नेट पेपर, नीट हुआ था, नीट के बाद फिर यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया था। ठीक है, उस वक्त तक जो है आफ्टर नीट पीसीसी रिच इन सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त क्या हुआ था, जो नीट पीसीसी पिटीशन है, जो बच्चे वो भी लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जैसे बहुत लोग का ओएमआर का मामला था, मास का मामला था, सारी चीजें थी। उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट चला, क्योंकि शुरू में तो गवर्नमेंट भी डिनाइल मोड में था कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है। जब हजारीबाग वाला मामला आया कि वहां से सेंटर से पेपर लीक हुए हैं, वहां से गिरोह के पास गया जो बिहार के रहने वाले थे, फिर वहां बिहार का जो ईओयू है उसने कुछ गिरफ्तारियां की, वहां पे घर में कुछ लोग मिले थे, पेपर जला हुआ मिला था। फिर हजारीबाग का कांड आया, पैरेलली गुजरात का मामला आया। तो ये सब जब सारी चीजें आगे मीडिया में आने लगी तो गवर्नमेंट पे प्रेशर होने लगी, फिर लोकसभा भी चल रहा था, उसमें भी आवाजें उठी। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 22 जून 2024 को एक कमेटी बना दी नीट और यूजीसी नेट का पेपर लीक होने के बाद। उस वक्त मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जा चुका था। एक्सपर्ट कमेटी जो बनी थी वो अंडर राधा कृष्णन के राधा कृष्णन के अंडर में बनी थी। के राधा कृष्णन जो है वो एक्स इसरो इसरो चीफ है। ठीक है, के राधा कृष्णन एक इसरो चीफ है, उनके अंडर में जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, अब ये था कि कमेटी का काम क्या रहेगा, तो कमेटी का जो काम था वो करेक्शनस इन एग्जाम था, माने एग्जाम में सुधार कैसे हो, वो उसका पहला वर्क था। पहला काम क्या था इनका कि जो करेक्शन इन एग्जाम, मतलब एग्जाम में कोई त्रुटि न हो, एग्जाम में सुधार कैसे के, क्योंकि नीट हुआ, नीट के जस्ट बाद यूजीसी नेट का भी लीक हो गया। तो ये कहा गया कि भैया एक कमेटी है, इस कमेटी का काम ये है कि आप इसको देखिए कि भाई एनटीए जो एग्जाम्स ले, क्योंकि बहुत सारे पैरेलल एनटीए एग्जाम लेते हैं, नीट है, जेई है, बहुत सारे जो है यूजीसी नेट का भी लेता है। तो इनका एनटीए का काम करने का तरीका क्या है कि ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या इसमें जो है चेंजेस लाया जाए कि दोबारा जो पेपर लीक ना हो। तो पहला इनको काम दिया गया कि आप जो एग्जाम में सुधार कैसे होगा उसको बताइए। दूसरा इनका काम ये इनको दिया गया रिव्यू ऑफ एनटीए वर्किंग स्टाइल, मतलब जो है जो एनटीए की जो है कार्य क्षमता है या एनटीए कैसे कार्य कर रहा है उसका इनको रिव्यू करना था। मैंने उनके कार्य की समीक्षा करनी थी कि एनडीए जो वर्किंग स्टाइल है उसको कैसे सुधारा जाए, उसका भी रिव्यू समीक्षा इनको करना था। और ये करके इनको रिपोर्ट जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री को सबमिट करना था। ठीक है, मतलब कमेटी किसने बनाई, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैंने भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने बनाया। कब बनाया, 22 जून 2024 को, जब नीट का और यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, उसके बाद मामला लोकसभा में भी उठा था। वो जो है किसके अंडर में बनाया, के राधा कृष्णन जो एक्स इसरो चीफ है उनके अंडर में बनाया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ के राधा कृष्णन। ठीक है, और इनका जो है मेनली कमेटी की काम क्या थी, आप कमेटी का पहला काम ये था कि एग्जाम में सुधार कैसे हो, मतलब जो बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, ये चीजें ना हो। पेपर लीक सिर्फ नीट का ही नहीं हुआ, यूजीसी नेट का भी हुआ, कई पेपर लीक हुए। तो पहला इनका काम ये था कि करेक्शन इन एग्जाम जो है वो कैसे, एग्जाम में सुधार ये था। दूसरा काम ये था कि जो है एनटीए की जो कार्यशैली है उसको भी देखना था, उसको भी रिव्यू करना था कि इसकी कार्य, इसको भी एनटीए का भी समीक्षा किया जाए कि किस कैसे चला नहीं चला। उस वक्त जब बहुत हंगामा हुआ तो एनटीए के डायरेक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया था। ठीक है,
अगर आप जो है कमेटी के लोगों के बारे में देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम आपको जो है दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जो है कमेटी के बारे, जो कमेटी में कौन कौन से लोग हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे जो कमेटी में लोग हैं उनमें जो है आपको, जो कमेटी में लोग हैं इसमें कमेटी में टोटल 7 लोग हैं। पहले हैं के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन जो है ये पूर्व प्रमुख इसरो हैं। ठीक है, ये इस कमेटी के हेड है। सेकेंड है रणदीप गुलेरिया। आप इनको जानते हो कि रणदीप गुलेरिया बहुत जाने माने डॉक्टर है। ये क्या है, पूर्व निदेशक है एम्स के जो है एक्स चीफ है। ठीक है। थर्ड पर्सन है विजय राव। ये जो है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो है एक्स वाइस चांसलर रह चुके हैं। ठीक है। राममूर्ति के रिटायर्ड प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के, फोर्थ वन। फिफ्थ वन है पंकज बंसल, मेंबर है कर्मयोगी भारत बोर्ड। ठीक है। सिक्स वन है आदित्य मित्तल, प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली। और फिफ्थ वन है गोविंद जायसवाल। ठीक है। गोविंद जायसवाल ये संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय के, मतलब ये जो है एक मेंबर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री से है। तो टोटल इसमें 7 मेंबर हैं। पहला के राधाकृष्णन एक्सरो चीफ, ये अध्यक्षता कर रहे हैं। सेकंड रणदीप गुलेरिया जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर है। थर्ड वन है जो है ये आपको हैदराबाद के पूर्व जो है वाइस चांसलर थे राममूर्ति, ये रिटायर्ड जो है प्रोफेसर आईआईटी मद्रास। पंकज आदित्य मित्तल और गोविंद जायसवाल जो है ये मिनिस्ट्री से। तो ये इतने लोग जो है वहां पे, ये कमेटी में टोटल 7 लोग थे, 2 4 6 और 1 7। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे फिर आते हैं। कमेटी ने सुझाव क्या दिया, जो है मेनली कमेटी ने जो सुझाव दिया है वो कमेटी ने ये कहा, बदलाव की जो सिफारिश दी है कमेटी ने, जो चेंजेस कहा है कि कमेटी ने क्या चेंजेस कहा। तो मेनली जो कमेटी ने चेंजेस कहा है, पहला ये कहा है कि जेई की तरह जो है, जेई की तरह नीट का जो है, जेई की तरह नीट का एग्जाम 2 फेज में कराया जाए। मतलब इनका ये कहना है कि जेई का भी एग्जाम जैसे 2 फेज में होता है, ठीक उसी तरह नीट का भी एग्जाम 2 फेज में कराया जाए। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई जेई का एग्जाम 2 फेज में होता है, तो ये नहीं है सेशन 1 सेशन 2 नहीं कहा जा रहा। जेई का 2 फेज का मतलब हो गया कि जैसे जेई में 2024 में टोटल 14 लाख बच्चे बैठे थे। ठीक है। तो 14 लाख बच्चे बैठे तो वो एग्जाम 2 फेज में होता। पहला फेज ये हुआ कि उसका जेई मेंस हुआ। जेई मेंस में से क्या हुआ कि 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई जो हुए वो जेई एडवांस कर दिए। तो अब क्या हुआ कि एडवांस के लिए 2.5 लाख ही बच्चे गए, बाकी इधर एलिमिनेट हो गए। तो पहला इन्होंने अनुशंसा ये की है कि जेई की तरह की सब, क्योंकि इस ईयर 24 में 23,33,000 बच्चे नीट में बैठे थे। ठीक है। तो इनका कहना है कि अगर जेई की तरह 2 स्टेप में एग्जाम हो, जैसे जेई का प्री और जो है ये जेई जेई मेंस और एडवांस होता है, उसी तरह ये भी अगर 2 स्टेप में हो, तो मान लीजिए कि अगर 24 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि उसमें से 20 लाख या 15 लाख बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमेनिंग जो 5 लाख या 7 लाख बचेंगे वो सेकंड प्रोसेस के लिए जाएंगे। इससे क्या होगा, एग्जाम में आसानी हो जाएगी और धांधली कम हो जाएगी, क्योंकि 2 स्टेप में जाना है। तो अगर पहले में कुछ हुआ भी तो दूसरे में करेक्शन हो जाएगा। तो पहला इन्होंने ये सुझाव दिया है कि जेई की तरह नीट का एग्जाम 2 फेज में कराया जाए। मतलब जेई में जैसे जेई मेंस एडवांस होता है, उसी तरह इसमें 2 स्टेप लगा देंगे प्री और मेंस की तरह। सेकेंड है एग्जाम हाइब्रिड मॉडल में कराया जाए। ठीक है। क्वेश्चन पेपर डिजिटल तरीके से सेंटर तक भेजा जाए और कैंडिडेट ऑफलाइन तरीके से ओएमआर सीट भरे। मतलब इनका ये कहना है कि एग्जाम को हाइब्रिड मॉडल में करा दिया जाए। हाइब्रिड मॉडल मतलब कैसे होगा, और क्वेश्चन पेपर डिजिटल सेंटर तक भेजा और कैंडिडेट ऑफलाइन तरीके से ओएमआर सीट। मैंने इनका ये कहना है कि जो है एग्जाम डिजिटल तरीके से हो। मतलब ये है कि बच्चे जो सेंटर पे है, सेंटर पे बच्चे को वहां पे पेपर मिलेगा और बच्चे को ओएमआर में मिलेगा। बच्चे को क्या करना है, ओएमआर फिजिकली भर देना, लेकिन क्वेश्चन जो है वो उसको डिजिटली मिलेगा। अब इससे क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल है, जो नेट पीजी 2024 में पेपर लीक का मामला आया था, बहुत सारे मैगजीन में ये पढ़ने के लिए मिला कि पेपर झारखंड में हजारीबाग के सेंटर से आउट हुआ। वहां सेंटर से पेपर अलग अलग बिहार अलग अलग जगहों पे गया और वहां से फिर वो पूरा पेपर लीक हुआ। चूंकि होता क्या है कि पेपर सेंटर तक पहुंचने से पहले उसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। गवर्नमेंट ने
जो है लॉजिस्टिक को दिया, लॉजिस्टिक ने वहां से उठा के वहां ले गए, फिर उसको जो है बैंक में ले गए, लॉकर में बंद हुआ, फिर एग्जाम से पहले बैंक से वहां गया। तो इसमें क्या है कि लीकेज के बहुत सारे, लॉजिस्टिक वाला भी लीकेज हो जाए, बैंक से लीकेज हो जाए, स्कूल से लीकेज हो, बहुत सारे। तो इसमें क्या होगा, जब हाइब्रिड मॉडल में होगा तो ठीक एग्जाम से पहले या एक दिन या सेम टाइम में वो पेपर जो है डिजिटली चला जाएगा, आपको जो है वो सिस्टम पे मिलेगा, जैसे जेईई मेंस में मिलता है, वो सिस्टम पे आपको दिखेगा, और जो है फिजिकली आपको एमआर भर देना है, ये हो जाएगा। तो यही जो एग्जाम जो हाइब्रिड मॉडल में है, इसका मतलब यही हुआ, आप कंफ्यूज मत, सिंपली है कि आपको डिजिटली पेपर मिलेगा, मतलब सिस्टम पे पेपर रहेगा, लेकिन ओएमआर आपको फिजिकली भरना है ऑफलाइन तरीके से। थर्ड है कि आउटसोर्सिंग के बजाय अपने सेंटर पे एग्जाम। थर्ड सजेशन ये दिए कि आउटसोर्सिंग के बजाय अपने सेंटर्स पे एग्जाम। चूंकि एनटीए में क्या है कि एनटीए के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैन पावर का, एनटीए के पास अपना मैन पावर नहीं है, सबसे बड़ा इशू है, वो ज्यादा उस पर कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग उसमें ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि वो आउटसोर्सिंग कर देता है। अब लॉजिस्टिक का आउटसोर्सिंग, इसका आउटसोर्सिंग, मैन पावर का आउटसोर्सिंग, तो उसमें क्या होता है कि लीकेज के बहुत सारे संबंध, जैसे मान लीजिए कि सेंटर ही बनाना है, अब 23 लाख 24 लाख, जैसे लास्ट ईयर 24 में 23,33,000 बच्चे, उतने बच्चों के संग बनाने के लिए अब क्या हुआ कि पहले गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए, अब जब वो कम पड़ गए तो उन्होंने जो आईसीटी अप्रूव्ड स्कूल है उसको बनाना शुरू किया, फिर वो भी कम पड़ गए, तो जो एनटीए से रिलेटेड जो भी कंपनियां काम कर रही थी, उन्होंने क्या किया, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, और पेपर जो हजारीबाग में लीक हुआ था वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही था। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व होने से एक बहुत बड़ा इशू आता है, लीकेज का जो है, या बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए इसने सजेस्ट किया है कि आउटसोर्सिंग के बजाय अपने सेंटर पे ही ध्यान दें, क्योंकि अपने सेंटर पे फिर उसमें लीकेज का आपका संभावना कम रह जाता है। सेकेंड है सीयूटी की परीक्षा में सब्जेक्ट कम किया जाए, और इन्होंने चूंकि इनको पूरा एनटीए का मिला था, उनमें इन्होंने एक भी सजेशन दिया है कि सीयूटी का कम किया, तो सीयूटी का सीयूटी में बात करें। फिफ्थ वन है एनटीए में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। फिफ्थ वन इन्होंने ये कहा है कि एनटीए में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, चूंकि एनटीए के अपने जो अपना मैन पावर बहुत कम है, और ये एग्जाम जो है बड़े बड़े कराते हैं। अब जैसे नीट में ये मोटा मोटी 24 लाख बच्चे, जेई का है उसमें मोटा मोटी 14-15 लाख बच्चे, यूजीसी नेट है, अब इसका भी कराते हैं, आपको सीयूटी का भी कराते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स है, और मैन पावर इसका है नहीं, तो ये ज्यादा जो है मैक्सिमम ये आउटसोर्सिंग पर डिपेंड है। तो ये उन्होंने ये कहा कि ये अपना जो मैन पावर बढ़ाए, क्योंकि अगर इनका अपना मैन पावर होगा तो उसमें लीकेज का जो है या सारी चीजों की संभावना कम रहेगी। इसके अलावा एक चीज और भी है, ये कह रहे हैं कि जो एज एज भी फैक्टर आने वाला है, तो वो भी वो लगा रहे हैं कि जैसे जेई में है कि आप एडवांस के लिए 2 टर्म्स दे सकते हैं, और जो जेई मेंस के लिए 3 टर्म्स दे सकते हैं। तो एज कैपिंग का भी मामला आ रहा है, और ये क्या बोल, चूंकि बच्चे 5-5 बार, 6-6 बार, 8-8 बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो कैपिंग लगाने के लिए भी चल रहा है। लेकिन ये जो 25 में एग्जाम देने वाले हैं, वो उनके लिए कोई अभी टेंशन नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी सारी चीजें होने वाली है नहीं। एज कैपिंग भी जो आने वाला है, एज कैपिंग की भी बातें चल रही है कि एज कैपिंग आएगा, लिमिटेशन आएगा, जो है कि आप इतने टाइम से एग्जाम दे सकते हैं, एज कैपिंग भी आएगा, लिमिटेशन भी आएगा। तो इसके लिए जो 25 में है एग्जाम देने वाले, वो अभी घबराए नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। ये मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि आएगा भी तो 26-27 से आएगा, उससे पहले आने वाला नहीं है। तो ये जो मेनली आप ये पॉइंट समझ गए कि जो इन्होंने सुझाव दिया है जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को, मेनली ये दिया है कि जेई की तरह 2 फेज में एग्जाम, मतलब प्री हो और मेंस हो। सेकंड है कि एग्जाम हाइब्रिड मॉडल में हो। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये हो गया कि आपको जो है क्वेश्चन ऑनलाइन मिले, और जो है ओएमआर आपको ऑफलाइन कलर कर देना है। सिंपल में अगर समझिएगा तो क्वेश्चन आपको ऑनलाइन डिजिटली मिल जाएगा, और जो है ऑफलाइन उसको आपको गोला बना देना है, ठीक है, ओएमआर पे। और थर्ड वन ये दिया है कि आउटसोर्सिंग का बजाय गवर्नमेंट अपने स्कूलों पे, अपने कॉलेजों पे, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस पे एग्जाम्स हो। फोर्थ वन वो तो सीयूटी को दिया है, उसमें सिलेबस कम करने के लिए। और फिफ्थ हमने दिया है कि एनटीए अपना मैन पावर बढ़ाए, ज्यादा जो है थर्ड पार्टी पे, वेंडर पे डिपेंड ना हो।
अब जो है ये अगला हम टॉपिक आपको दिखा रहे हैं कि कमिटी लॉजिक अंडर चेंजेस क्या है। तो कमिटी का जो है लॉजिक है भाई, उसने जो है सबमिट किया है रिपोर्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री को, तो उसने लॉजिक क्या दिया है, लॉजिक दिया है कि मोर गवर्नमेंट कंट्रोल अंडर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। उसने लॉजिक दिया कि गवर्नमेंट का जो है एग्जाम करने में जो है कमांड ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि जो पेपर लीक हुआ था वो आपको झारखंड से हुआ था, ठीक है, वो प्राइवेट सेंटर था। तो इसका यही कहना है कि गवर्नमेंट का कमांड ज्यादा हो, ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में हो, इससे जो है लीकेज की संभावना कम रहेगी। सेकेंड है एग्जाम फुल प्रूफ अंडर हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या है कि एग्जाम फुल प्रूफ है। जैसे कि अब मान लीजिए कि यहाँ से पेपर गया, लॉजिस्टिक वाले लेके गए, फिर लॉजिस्टिक वाला वहां से बैंक गया, बैंक से फिर स्कूल गया, वहां से भी लॉजिस्टिक में जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल्स इन्वॉल्व है। हाइब्रिड मॉडल में क्या है, वो सीधा ऑनलाइन जाना है, वो पेपर जाएगा, वो एमआर आपको फिजिकली कलर कर देना है। तो इसलिए एग्जाम हाइब्रिड मॉडल में फुल प्रूफ हो जाए, जैसे इंजीनियरिंग के होते हैं उसी तरह ये भी फुल प्रूफ हो जाएगा। थर्ड लॉजिक दिया है नो नीड ऑफ मोर सब्जेक्ट इन सीयूटी, मतलब सीयूटी में सब्जेक्ट कम कर देना, इतने ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, अब जनरल नॉलेज भी आ रहा है, सिलेबस भी पढ़ना है, तो बच्चों को प्रेशर कम करने के लिए। फोर्थ है एग्जाम इन 2 सेशन लाइक जेई एंड एडवांस ऑफ जेई, मतलब एग्जाम भी 2 सेशन में हो जाए, जैसे प्री जेई में जेई मेंस और जेई एडवांस होता है, उसी तरह जो है ये भी हो जाए। तो ये बेसिकली अपडेट था, और जो बच्चे परेशान है उनको परेशान नहीं होना। अगर हाइब्रिड मॉडल में भी मोस्ट प्रोबेबली इस साल तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना जल्दी अरेंजमेंट कैसे होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये भी मान के चलिए कि मई में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, इतना जल्दी ये सारी चीजें होने वाली नहीं है, तो आप इसके लिए वरी नहीं रहिए। और नया कोई भी अपडेट आता है तो हम तुरंत आपको देंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी करिए। नेट से जो भी अपडेट आएगा तुरंत हम आपका बताएंगे।